हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमने इससे पहले के वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की है। राष्ट्रपति का पद, उसकी संरचना और उसकी शक्तियाँ, ये जो अध्याय है ये अपने आप में बहुत व्यापक है, इसलिए हमने इसको कई वीडियो में विभाजित किया है। पहले आपको शांतिकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया था, फिर जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके हमने 3 वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात का है, दूसरा वीडियो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का है, और आज हम बात कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल की, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, 360 के तहत। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान है। उन्हीं में से एक प्रावधान है जो वित्तीय आपातकाल का। ये एक ऐसा प्रावधान है संविधान के अंतर्गत जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ, लेकिन हमने आपको बताया है कि एक अच्छे संविधान में उन सब हालात के निपटने के लिए भी उपबंध होते हैं, प्रावधान होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, लेकिन जिनकी आशंका बनी रहती है। संविधान निर्माण के समय जो लोग थे उन्होंने इस बात पर विचार विमर्श किया कि कभी देश के सामने ऐसा भी संकट आ सकता है कि अर्थव्यवस्था तबाह होने के कगार पे हो जाए, स्टेट फेल्योर की स्थिति आ जाए, तो राज्य को कुछ ऐसे उपाय अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वो उस हालात से निपट सके। इसीलिए अनुच्छेद 360 का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में भी रहे हैं और भी दुनिया के दूसरे संविधानों में रहे, अमेरिकी संविधान में भी है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती है। कभी उसके पास खूब पैसे होते हैं, कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि क्राइसिस हो जाता है, मोहताज हो जाता है पैसे के लिए। तो जब आपके पास पैसे का संकट आता है, जब आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, तो आप क्या उपाय अपनाएंगे? भाई, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अपने खर्चों को कम करेंगे। आप अगर बार बार ड्रेस खरीद रहे हैं हर महीने, आप पुरानी ड्रेस से काम चलाएंगे। नए जूते खरीदने के बजाय पुराने जूतों से ही काम चलाएंगे। आपने एसी लगा रखा है तो आप पंखे से काम चलाएंगे ताकि बिजली का बिल कम आए। या वैसे और जो आप बाहर खाना खाने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, या जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि कटौती की जा सकती है, तो आप उनको कम करते हैं ताकि आपकी जो व्यय है वो घटे, ताकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है घरेलू, वो काबू में आए, और आप जो ज़रूरत की जो एसेंशियल जो सेवाएं हैं, काम है, उनको करेंगे। जैसे भाई बच्चों को स्कूल का है, या उनका खान पान इतना तो हो कि कम से कम पोषण पूरा हो। तो ऐसे ही स्टेट को भी पूरे देश के हिसाब से अपना काम करना पड़ता है। तो यही वित्तीय आपातकाल का मूल विचार है कि जब देश की आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाए, वित्तीय जो स्थिरता है, साख है, उसके सामने संकट खड़ा हो जाए, तब स्टेट को ये पावर दी जाती है, राज्य को ये, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, तो ये पावर दी जाती है कि वो
कुछ कड़े कदम उठाए जो अर्थव्यवस्था को काबू में लाने के लिए। हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी आपसे बताया है कि भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि जब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करनी पड़ी हो, लेकिन कुछ समय ऐसे आए हैं। और एक तो जो 91 का जो दौर है, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और आर्थिक उदारीकरण को भी बाद में फिर उसी समय अपनाया गया, तो उस समय भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत सीमित हो गया था। वो कुछ मतलब महीनों का ही था जिसके ज़रिए हम अपनी जो आयात कर सकते हैं, जैसे ख़ास तौर पे जो ऊर्जा आपूर्ति है, तेल गैस वगैरह, और भी जिन जिन चीज़ों का हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, तो उनका भुगतान हमें डॉलर में करना होता है। तो हमारा पास जो डॉलर है उसकी कमी आ गई थी। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो राजनीतिक हलकों से भी और जो आर्थिक सलाहकार हैं वहाँ से भी कुछ इस तरह की आवाज़ें आने लगी थी कि भाई अब भारत में वित्तीय आपातकाल लागू करना पड़ेगा। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जो एक बड़े अर्थशास्त्री हैं भारत के, उनको वित्त मंत्री बनाया गया पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने मिलके और उदारीकरण का रास्ता अपनाया और फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था वापस काबू में आई। लेकिन कुल मिला के उस समय फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो इम्पोज नहीं हो सकी, और नहीं हुई अच्छी बात थी, ये कोई खुशी की विषय नहीं है। इसी तरह आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जब विकास दर है वो -23 के आसपास चली गई है, नेगेटिव। हालांकि ऐसी बुरी स्थिति तो उस समय भी नहीं थी कि विकास दर ठीक है 3% के आसपास, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे हाथी की तरह विकास दर चलती है, टाइगर इकोनॉमी नहीं है हमारी। लेकिन आज तो और भी, और भारत की नहीं पूरी दुनिया की यही स्थिति है। तो आज भी इस तरह की बातें उठती हैं कि क्या आपातकाल लागू किया जा सकता है। और आपातकाल तो अभी लागू नहीं किया गया है, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ऐसी स्थिति नहीं आए। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि बिना इमरजेंसी भी स्टेट कुछ इस तरह के उपाय अपना रहा है। जैसे जहाँ कुछ खर्चे करने पड़ रहे थे भवन निर्माण या सार्वजनिक सेवाओं में, वहाँ थोड़ा अपना हाथ टाइट कर ले रहा है। टीचर्स वगैरह हैं, या जैसे अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें तो यहाँ जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनका हर महीने 2 दिन का जो वेतन है वो काटा जा रहा है, और जो अराजपत्रित हैं उनका 1 दिन का। और जो मार्च के महीने में तो जो सभी टीचर्स का करीब 10 दिन का तो वेतन काटा गया, 5 दिन का वैसे सहायता कोष में लिया गया, मुख्यमंत्री सहायता कोष में। तो इस तरह के कुछ कुछ छोटे स्तर पे उपाय अपना रहा है ताकि अपनी वित्तीय जो स्थिरता है उसको बनाए रखा जा सके, आर्थिक संकट से निपटा जा सके। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो उद्घोषणा होती है, तो जब वो लागू हो जाती है तो उसके बाद फिर राज्य और केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो जितने भी इनके कार्मिक हैं, चाहे वो फिर राष्ट्रपति खुद ही क्यों ना हो, वहाँ से लेकर और नीचे 4th क्लास तक, यहाँ तक कि जज भी शामिल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, चीफ जज। ये आमतौर पर ये होता है कि आप जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में कटौती नहीं कर सकते हैं। हमने काफ़ी उनको सिक्योरिटी दी है ऐसे मामलों पे। उनका वेतन भी जो संचित निधि पर भारित होता है ताकि जो जुडिशरी की फ्रीडम है वो बनी रहे। लेकिन वित्तीय आपातकाल में जुडिशरी भी जो कटौती के दायरे में आ जाती है, और 50% तक का जो वेतन है वो काटा जा सकता है अधिकतम। ये स्टेट को पावर मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि स्टेट 50% ही काटे, लेकिन वहाँ तक वो जो अधिकार दिया गया है इस प्रावधान के तहत। तो जब भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी तो फिर केंद्र को या राज्यों को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करें। दूसरी स्थिति जो भारत के संघीय ढांचे में जो वित्तीय संबंध हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। जो राज्यों का धन विधेयक, वित्त विधेयक हैं, तो ये फिर राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखे जा सकते हैं गवर्नर के ज़रिए।
तो यहाँ केंद्र का राज्यों के वित्तीय मामलों में जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ जाता है। आमतौर पर ये नहीं रहता, राज्य अपने बजट है, अपनी जो खर्चे हैं, अपनी जो राज्य राजकोष के मुताबिक करते हैं। लेकिन यहाँ जो वित्तीय संबंध हैं उन पर केंद्र का दबदबा हो जाता है और राज्यों की वित्तीय शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, निर्णय की क्षमता भी उसमें प्रभावित होती है। तो ये बेसिक रूप से दो बड़ी बातें हैं जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है। अब बात आती है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा। तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के जरिए ही होती है, और जब उन्हें ये जो क्लियर हो जाए, जिसे संस्तुति कहते हैं, कि वो आश्वस्त हो जाएं इस बात को लेके कि इस समय देश की आर्थिक स्थिरता है और साख है वो संकट में है, तो वो इस तरह की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। और जब भी उन्हें लगे कि इस उद्घोषणा को वापस लेना है तो वो वापस भी ले सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि आपातकाल के कोई भी प्रावधान, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल का हो या राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो या फिर वित्तीय आपातकाल हो, वो सभी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। यानी कि सरकार मनमाने तरीके से वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकती। सरकार को ऐसा करते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो वित्तीय जो अस्थिरता है उसको सही करने के लिए सरकार ने जो भी संभव उपाय थे उन पर काम कर लिया है, और अब उसके पास जो आपातकाल को लागू करने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। वरना पहले जो जितने भी शुरुआती जो उपाय हैं उन पर जाना होगा। तो न्यायपालिका देखेगी, हालांकि ऐसी कोई न तो आज तक स्थिति आई है न जरूरत, लेकिन ये एक चेतावनी है या एक तरह का आईना है केंद्र सरकार के पास कि अगर वो इस भ्रम में ना रहे कि वो मनमानी रूप से इमरजेंसी थोप दे फाइनेंशियल। दूसरा, जब भी आपातकाल की उद्घोषणा होती है वित्तीय आपातकाल की, तो उसके बाद 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी होती है। यानी कि आप राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 2 महीने तक भी जारी रख सकते हैं। उससे आगे जारी रखना है तो फिर संसद के दोनों सदनों से उस पर मोहर लगवानी होगी, और वो अगर संसद के दोनों सदन ये कहते हैं कि अभी ज़रूरत है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी बनी रहे, तो वो और आगे बनी रहेगी, उसका अपना एक टाइम पीरियड है। तो ये वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है उस पर हमने बात की है। मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे, और कोई आपकी क्वेरी होगी तो उसको हम क्लासरूम में साझा करेंगे। धन्यवाद।